हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है वो कुछ दिनों पहले ही अनाउंस कर दी गई है, उसकी डेट। सो नेक्स्ट मंथ में 20 अगस्त 2023 को जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। जो MPCJ का सिलेबस है सेम वैसा ही छत्तीसगढ़ जुडिशरी का भी सिलेबस है, ठीक है। बस वहाँ पे 5 एक्ट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जो कौन कौन से हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, एक्साइज एक्ट, उसके बाद छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल और कोर्ट फीस एक्ट। इतने एक्ट वहाँ पर और पूछे जा रहे हैं। पिछली बार जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो वहाँ पर इन लोकल एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। हम फोकस करेंगे कि इनको तैयार करें। तो मैं इम्पोर्टेंट बात ये कहने जा रही हूँ कि वैसे स्टूडेंट अपने लेवल पर तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि हर एक्ट से इतने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, हम उन पर बात करें और समझें, क्योंकि सभी फुल वेयर एक्ट तो पढ़ ही रहे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, आई होप। अगर हम हर सेक्शन में से ये समझ लें कि किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन बन सकता है और प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि आगे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं और आ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शन और उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता सकूँ। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। उसमें से जितने टोटल सेक्शन हैं और जितने उसके पार्ट हैं उनमें से कैसे क्वेश्चन बन सकता है और किस सेक्शन को इम्पोर्टेंट नहीं है हमको छोड़ना है, कौन से सेक्शन से हमें कितने क्वेश्चन कवर करने हैं, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसको हम समझेंगे, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के पर्पस से हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो डायरेक्ट सेक्शन या थोड़ा बहुत अंदर से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन से सेक्शन से किस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम रजिस्ट्रेशन एक्ट समझ रहे हैं। सबसे पहले जो हर एक्ट होता है, एक्ट के स्टार्टिंग में ही क्या होता है, परिचय और उद्देश्य का, एक्ट का परिचय और उद्देश्य का। हम देखते हैं कि वहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला ही क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बन सकता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट संविधान की किस अनुसूची की कौन सी सूची में ये सब्जेक्ट आता है। आपको पता होना चाहिए संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अंदर ये सब्जेक्ट आता है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो इसमें संशोधन करने की पावर किसे है। आपका आंसर होना चाहिए कि इसमें संशोधन करने की पावर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दी गई है। हमारे स्टार्टिंग से परिचय और उद्देश्य में से 2 क्वेश्चन कवर हो गए। तीसरा क्वेश्चन कि इस अधिनियम का क्रमांक कौन सा है, वहाँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अधिनियम का क्रमांक है 16, एक्ट का नाम है 1908। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो गया। अब ये अगर हम यहाँ से देखें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए ये जो अधिनियम है इसकी उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो हमें इसका उद्देश्य क्लियर हो जाएगा। ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हर एक्ट के स्टार्टिंग में लिखा होता है। इसका आंसर होगा दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अधिनियमों का समेकन करना इसका उद्देश्य है। ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये बताइए कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम और अन्य संबंधित विधियां 2001 क्रमांक 48 और 2001 द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में महत्वपूर्ण संशोधन कब किए गए। तो मैंने आपको जब भी इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ाए थे तो उसमें जरूर बताया था कि इसमें संशोधन किए गए हैं। मैंने जो डेट बताई थी वो ये थी 24 सितंबर 2001 से इसमें संशोधन किए गए। स्टार्टिंग का परिचय और उद्देश्य का से रिलेटेड
जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमारे यहाँ पर कवर हो गए। एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप पढ़ सकते हैं और बता भी सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कोई क्वेश्चन भूल गई हूँ तो आप उसे कवर कर लें। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ रहे हैं इसका भाग 1। भाग 1 जो है उसमें 2 ही धाराएं हैं, सेक्शन 1 और 2। उसका नाम है प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी, स्टार्टिंग का जो भाग होता है जिसमें शॉर्ट, टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में लिखा हुआ, उसमें सेक्शन 1 और 2 है। इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? जो क्वेश्चन बन सकता है, बताइए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का विस्तार कहाँ तक है? आपको बताना है इसका विस्तार दिनांक 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है कब से एप्लीकेबल हुआ है? तो आपको पता ही होना चाहिए कि 1 जनवरी 1909 से ये होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है। सेक्शन 1 से जितने क्वेश्चन बनने थे वो कवर हो गए। अब सेक्शन 2 से क्वेश्चन बने। सेक्शन 2 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो भाई सेक्शन 2 जो है वो पूरा परिभाषाओं से रिलेटेड डेफिनेशन क्लॉज दी गई है उसमें सारी। तो सबसे पहले परिभाषा दी गई है, वो दी गई है अभिवर्णन 2(1) में। अभिवर्णन का मतलब होता है एडिशन, यानी चीजों को जोड़ना। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइए अभिवर्णन में वर्णित व्यक्ति का कौन सा वर्णन इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए इसमें कुछ लोगों के नाम है जिनका वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से किसका वर्णन नहीं किया गया है। यदि आप इस डेफिनेशन क्लॉज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर निवास स्थान के बारे में, वृत्ति के बारे में, व्यापार के बारे में, सभी के बारे में बोला गया है। लेकिन किस किस के बारे में बोला गया है? व्यक्ति का निवास स्थान, वृत्ति, व्यापार के बारे में, पंक्ति उपाधि के बारे में यदि कोई है तो, और यदि वह भारतीय है तो उसके पिता का नाम, या फिर प्रायिक रूप से उसकी माता के पुत्र, अगर वो अपनी माता के पुत्र के रूप में वर्णित है तो उसकी माता का नाम। इस तरीके से इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है, लेकिन चीज के बारे में नहीं बताया। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। यदि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि बताइए किस चीज़ का वर्णन नहीं किया गया है, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनका वर्णन किया गया है, और 1 ऑप्शन दिया जाएगा इस चीज़ का वर्णन नहीं दिया गया है। तो आपको क्लियरली बताना। जैसे आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं, बताइए निवास स्थान, वृत्ति, व्यापार, आयु। तो आयु एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में यहाँ पे कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है इस डेफिनेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए धारा 2 के 4 में क्या बताया है? जिला न्यायालय। तो बताइए जिला न्यायालय के अंतर्गत क्या शामिल है, ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जिला न्यायालय ही इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता में काम करता हुआ हाईकोर्ट जिला न्यायालय के अंतर्गत आ जाए। अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता में काम करता हुआ हाईकोर्ट इसके अंतर्गत आ जाए। ये बताया है सेक्शन 2 के 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेशन क्लॉज से, डेफिनेशन क्लॉज 2(6) से। 2(6) में क्या बताई गई है? स्थावर संपत्ति। स्थावर संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। यार मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी इनकी परिभाषा है, आईपीसी में भी इनकी परिभाषा दी हुई है, और लोकल एक्ट में भी इनकी परिभाषा दी हुई है। यहाँ पर 2(6) में स्थावर संपत्ति के बारे में पूछा गया। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए स्थावर संपत्ति के अंतर्गत क्या नहीं आता। अगर आपको डेफिनेशन क्लॉज पता होगी तो आप स्पष्ट तरीके से उसको क्लियर कर पाएंगे। तो देख लिए, एक बार हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है। नेगेटिव में दी हुई है, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत भूमि, निर्माण, आनुवांशिक भत्ते, मार्ग का और प्रकाश का और परिघाट का, मीन क्षेत्र यानी मछली का अधिकार, या भूमि से उद्भूत होने वाले कोई भी अन्य फायदे जो भूबद्ध हैं और भूबद्ध वस्तुएं यानी जो भूमि से जुड़ी हुई हैं, और भूबद्ध की भी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं, यानी कि कोई वस्तु भूमि में जकड़ी हुई, भूमि से लगी हुई है और उस स्थान से जकड़ी हुई वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंतर्गत क्या नहीं आता। तो इसके अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास इसके अंतर्गत नहीं आता। यहीं से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, और ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो इस डेफिनेशन क्लॉज को बहुत अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा 2(7) से। 2(7) में पट्टे के बारे में बताया गया। पट्टा यानी लीज। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पट्टे के बारे में बताया गया है, MP LRC में भी पट्टे के बारे में, और छत्तीसगढ़ LRC में भी पट्टे, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी पट्टे के बारे में बता। देख लेते हैं कि पट्टे के बारे में कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बताइए 2(7) में क्या डिफाइन किया गया है। तो आपको बोलना है लीज, पट्टा डिफाइन किया गया है। पट्टे के अंदर जो डेफिनेशन है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। देखिए वर्ड यूज किए गए हैं के अंतर्गत प्रतिलेख, कबूलियत, कृषि या अधिभोग करने का वचन और पट्टे पर देने का
करार के अंतर्गत आता है। तो वही पट्टा है। इतनी चीजें हो गई, प्रतिलेख, कबूलियत, कृषि या अधिभोग करने का वचन और पट्टे पर देने का करार के अंतर्गत आता है। 2.7 में पट्टे की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है अवयस्क किसे माना है, और अवयस्क की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। 2.8 में अवयस्क की डेफिनेशन दी गई है। और किसे माना है, अप्राप्तवय, माइनर किसे माना है। तो देखिए, माइनर से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पर्सनल लॉ, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वयं विधि, जो पर्सनल लॉ के अनुसार प्राप्तवय नहीं हुआ है, यानी कि मेजर नहीं हुआ है, उसको माइनर माना गया। तो इन्होंने यही कहा है जो स्वयं विधि के अनुसार यानी पर्सनल लॉ के अनुसार जिसके की वह अध्ययन है वह वयस्क नहीं हुआ है, उसी को हम अवयस्क मान लें। तो पर्सनल विधि में अपने अपने तरीके से लिखी होती हैं चीजें, तो उनके अनुसार यदि वो वयस्क नहीं हुआ है हम अवयस्क मान लेंगे। ये बताया गया है सेक्शन 2.8 में। डेफिनेशन क्लॉज चल रही है अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए 2.9 से जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति में क्या शामिल है, किसे हम जंगम संपत्ति बोलेंगे। जंगम संपत्ति में खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास, पेड़ों के फल, पेड़ों के रस, स्थावर संपत्ति के सिवा हर अन्य प्रकार की संपत्ति इसके अंतर्गत आती है। और ये कहाँ डिफाइन किया गया है, 2.9 में। ठीक है, सो इस डेफिनेशन क्लॉज को भी बहुत अच्छे से कर लेना, यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेशन क्लॉज से लास्ट क्वेश्चन है 2.10 से। 2.10 में प्रतिनिधि के बारे में बात की गई है और क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बताइए प्रतिनिधि के अंतर्गत क्या शामिल है। आपको बताना है जो अप्राप्तवय है यानी माइनर है उसका संरक्षक प्रतिनिधि माना जाएगा। पागल है, जड़ है यानी कि इडियट है, उसमें समझ नहीं है, उसका कोई सुपुर्ददार, मतलब जो पागल व्यक्ति है या जड़ है, जिस बच्चे को हमने जिसको सुपुर्द किया है उसका सुपुर्ददार प्रतिनिधि माना जाएगा। पागल या जड़ का जो विधिक प्रबंधक है, जो उनका मैनेजर है, जो प्रबंध कर रहा है उनका, वो प्रतिनिधि माना जाएगा। और ये सारे प्रतिनिधि के अंतर्गत आए। तो ये बात 2.10 में कही गई है। इस डेफिनेशन क्लॉज को भी हमें अच्छे से पढ़ना है। हमने ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वहां से किस तरीके के कैसे क्वेश्चन बनेंगे हमने आज यहाँ पर डिस्कस किए। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी।